अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो है जनाब 4024 समर 21 यानी कि 2021 पेपर 1 और वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इसके शुरू के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इसमें कहते हैं द बेस ऑफ क्यूबॉइड शेप आपको पता होती है, ऐसी होती है जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट चेंज होती है, ठीक है ना। क्यूब की सारी साइड सेम होती हैं, बट कहते हैं इज़ अ स्क्वायर, क्यूबॉइड इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। इसका जो बेस है वो स्क्वायर है विद द लेंथ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम यहाँ शेप देखते हैं और यहाँ दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज़ 48। तो अगर आप वॉल्यूम का फार्मूला इस्तेमाल करें तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ विड्थ एंड हाइट, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि जो लेंथ और विड्थ है इसकी ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ लेंथ और विड्थ में 4 × 4 लिख देते हैं। और चूंकि मुझे अभी इसकी हाइट नहीं पता तो पहले हाइट निकाल लेते हैं। और ऑलरेडी हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है 48 वो हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। दिस इज़ इट, ये 48 ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। तो हम इस 48 की मदद से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 4 16 और मल्टीप्लाई बाय हाइट, 16 1 16 16 3 48। तो हाइट कितनी आ गई? हाइट 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं ऑन द ग्रिड, अब हम ये लाइन पढ़ रहे हैं, ऑन द ग्रिड कंप्लीट द एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ द नेट ऑफ द क्यूबाइड, द बेस इज़ ड्रॉन फॉर यू। ओके, बेस ऑलरेडी ड्रॉन है जो कि 4 सेंटीमीटर की है। और इसमें ओपन सरफेस का नहीं बताया कि ओपन है कि नहीं, इसका मतलब क्यूबाइड है यानी कि सारी साइड्स इसकी कवर हैं। अब पहले इसकी वॉल्स बना लेते हैं, ठीक है। वॉल्स इसकी चारों तरफ बनेंगी। एक वॉल यहाँ आनी चाहिए, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली वॉल होगी तो वॉल जब खड़ी होती है आप उसे लिटा देंगे तो वो 3 सेंटीमीटर की हाइट थी, वो 3 सेंटीमीटर तक जाना चाहिए, यानी कि 1 2 3 यहाँ तक जानी चाहिए दोनों तरफ से। तो हम यहाँ से यूँ लेकर जाते हैं इसको, ऐसे एंड देन ऐसे, ठीक है। ये वॉल एक तरफ की वॉल हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसी तरह से एक वॉल 3 सेंटीमीटर की यहाँ बनाई जाएगी, 1 2 3। ये 4 इसकी बेस, स्क्वायर बेस की वजह से 4 लिया जा रहा है, ठीक है। ओके, देन इसी तरह से 3 यूनिट्स की हाइट यहाँ से और 3 यूनिट की हाइट यहाँ से, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। और इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पर भी 3 यूनिट्स ऊपर हम इसकी बेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेट ड्राइंग आपने पूरी कंप्लीट कर ली। ओके, इसे ठीक कर देते हैं थोड़ा सा, दैट्स इट। अब रह गया है इसका कवर यानी कि हेड। ये हेड एक तो बेस है, ठीक है। फिर ये वॉल्स हैं, एक तो ये वॉल है हमारे पास, एक ये वॉल है, ठीक है, एक ये वॉल है और एक ये वॉल है, ठीक है। 4 वॉल्स थी, ये बेस है इसकी, सही है। तो अब हमें चाहिए इसकी रूफ़, और रूफ़ 4x4 की होगी। इस तरह से डायगनल कंप्लीट करें, ये बेस है आपका। तो बेस के बाद अब आप रूफ बनाएंगे 4x4, वो यहाँ बनेगी। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, दैट्स इट। ये 4 यूनिट्स ऐसे, 4 यूनिट्स ऐसे, 4 यूनिट्स ऐसे और 4 यूनिट्स ऐसे। अब आप कहेंगे सर आपने वॉल्स तो 3 यूनिट की बनाई है, तो आपने ये 4 यूनिट का क्यों बनाया है? उसकी प्रॉब्लम ये है, वजह यह है कि जो रूफ़ है वो यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली जितना आपका बेस है उतनी ही आपकी रूफ़ होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसी तरफ क्यों बनाया? हाँ, सवाल आपका दुरुस्त है कि हमने इस तरफ क्यों बनाया। देखें, ऊपर नहीं, ऊपर भी बना सकते हैं, यहाँ पर आ सकती थी 4 यूनिट्स की ऐसे, ठीक है। यहाँ पर भी आ सकती थी, लेकिन ना बनाए इस तरफ, ऊपर ना बनाए, नीचे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं, लेफ्ट और नीचे तो नहीं बन सकती थी, टॉप पर और राइट हैंड साइड पर बन सकती थी। अच्छा, अब ये है क्या? अच्छा देखें, ये वॉल ऐसे स्टैंड हो जाएगी, ये वॉल ऐसे स्टैंड हो जाएगी, ये वॉल ऐसे स्टैंड हो जाएगी, ये वॉल ऐसे जब स्टैंड हो जाएगी तो ये वाली जो रूफ़ है ये तीनों वॉल्स के साथ या चारों वॉल्स के साथ टच करेगी तो उसकी छत बन जाएगी, ठीक है ना। तो बस इसमें यही कुछ सवाल था और 3 नंबर के मार्क्स थे। सिर्फ आपने थोड़ी सी डायग्राम समझनी थी और डायग्राम समझने के बाद आपका सवाल ये सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ 4024 यानी कि D4 का जो कोर्स होता है आपका, वो डी सिलेबस का, सिलेबस डी का पेपर 4024।
और यह है समर 2021 और पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं अ बैग कंटेन्स कलर्ड काउंटर्स, अ काउंटर इज टेकन फ्रॉम अ बैग एट रैंडम, द टेबल शोज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ टेकिंग काउंटर ऑफ ईच कलर। ओके, देखें टोटल प्रोबेबिलिटी जब होती है, अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो ये बहुत आसान सी चीज़ है और ये स्टूडेंट्स को पता भी होती है कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी 1 होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर इन्होंने अगर ये ब्लू का हमें नहीं दिया हुआ, लेट सपोज x है, और इन्होंने नीचे पार्ट 1 में ही पूछा है कि कंप्लीट द टेबल। पेपर 1 है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है ध्यान लगाने की, सिर्फ आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए थी कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स हमारे पास, एक हमारे पास 0.15 है, 0.15 प्लस 0.3, याद रहे कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्लस x प्लस 0.42 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इज इक्वल्स टू 1। ये सारे नंबर्स प्लस कर लेते हैं हम। 0.15 यानी कि 0.15 को मैं सिर्फ 15 लिख रहा हूँ। ठीक है, 0.3 को मैं सिर्फ 3 लिख देता हूँ, और 42 को 0.42 को मैं 42 लिख रहा हूँ। 5 6 7 8 9 10। 0.30 को इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, 0.3 इस तरह से लिखा जाएगा, लगा देते हैं, अच्छा हुआ मुझे जहन में आ गया। 0.30 बनेगा एंड 0.42 इस तरह से ऐड होंगे। 5 6 7 4 से 5 6 7 8 0.8। ठीक है, 0.87 आपके पास आया। ठीक है, अब ये 0.87 इस 1 में से माइनस होना है। ठीक है, 1 में से 0.87 माइनस करना है ताकि आपके पास x फॉर ब्लू की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब ये कैसे माइनस करते हैं ये मैं भी आपको बता देता हूँ, इसे थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। यहाँ पर 1 में से 0.87 माइनस करना। याद रहे कि जब आप डेसिमल वाले क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें 0 के नीचे 0 आ रहा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, कैरी दे देंगे, दिस इज़ 0, दिस इज़ 10, ये कैरी देकर 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाना है। 10 में से 7 माइनस हुआ तो 3, 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1, और 0 एज इट इज़ आ जाएगा 0.13। तो ब्लू की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो आई है 0.1 एंड 3, दैट्स इट। ठीक है, ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। 8 यहीं पर देख लेते हैं। अच्छा, स्पेस थी हमारे पास अच्छी खासी। ओके, वर्कआउट, अच्छा ये तो बहुत ही आसान है, मैं इसमें कर देता हूँ। ठीक है, ये है 3 होल 2/5 माइनस 1 होल 3/4, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 16 एंड 17, 17 अपॉन 5, 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7, 7 अपॉन 4। ठीक है, आपने लेना है इसका LCM, 5 4 ज़ा 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं हमेशा, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाया जाता है। ठीक है, और फिर करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 17 से। ठीक है, तो ये बनेगा 4 7 ज़ा 28, साइड में मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं ताकि किसी किस्म की गलती ना हो। 4 7 ज़ा 28 कर लें, ये बचकाना काम कर लें, गड़बड़ नहीं होगी ना। 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, 68 माइनस 5 7 ज़ा 35। ठीक है, 68 में से 35 माइनस करें, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 3 3। ठीक है, 33 आ गया। तो दिस इज़ 33 अपॉन 20। चूँकि इन्होंने मिक्स नंबर में क्वेश्चन दिया था तो हम आंसर भी मिक्स नंबर में ही देंगे। जिन्हें मिक्स नंबर में आंसर नहीं देना पता वो देख लीजिए। 21 ज़ा 20, 3 में से 0 माइनस हुआ 3, 2 में से 3 माइनस 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1। ठीक है, तो 20 से डिवाइड करवाया, रिमाइंडर आपके पास 13 है और मल्टीप्लाई आपने 1 से करवाया, तो 1 होल 13 अपॉन 20 इसका आंसर। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा ये दिया हुआ है आपके पास बेरिंग वाला क्वेश्चन होगा ये। नॉर्थ पे बी दिया हुआ है 9 किलोमीटर, ए बी आपके पास 9 किलोमीटर है, बी सी 8 किलोमीटर है और ए सी 5 किलोमीटर है। तो नॉट ड्रॉन टू स्केल है। ओके, आगे देखते हैं क्या बात कही है। द स्केच शोज द पोजीशन ऑफ 3 विलेजेस ए बी सी। ठीक है, ए इज़ ड्यू टू ईस्ट ऑफ बी, यानी कि यहाँ आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट वाली कहानी हो रही है। दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ साउथ। ठीक है, इस तरह से। तो कहते हैं
यूज़ अ रूलर एंड कंपास ओनली टू कंप्लीट द स्केल ड्राइंग ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यूज़ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर का मतलब क्या है कि ये ए बी की जो लाइन है ये 9 सेंटीमीटर की ड्रॉन है ऑलरेडी। ठीक है, अब आपको 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखें, आपने कंपास की मदद से अपना कंपास 5 सेंटीमीटर ओपन करना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आप यहाँ रखें पॉइंट ए पर। ठीक है, आप एक आर्क यूँ करके लगा दें। ठीक है, चूँकि 5 किलोमीटर था इसलिए हमने 5 सेंटीमीटर ओपन किया। अब 8 किलोमीटर है तो आप अपना कंपास 8 सेंटीमीटर ओपन करें। अपना कंपास 8 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद यहाँ रखें इस पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर कंपास रखेंगे तो यहाँ आर्क लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, देन इसके बाद आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दें। ये आपका पॉइंट सी बन जाएगा। ये जो स्केच ऊपर दिया हुआ था उस स्केच को आपने मैप के ऊपर बना दिया इस तरह से। ठीक है, अच्छा जी, ये कंस्ट्रक्शन थी लोसाई और कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक से इन्होंने लिया है इसको, लेकिन इसमें लोसाई दिया नहीं है। ठीक है, या ये आपका पॉइंट सी, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, कुछ इसी तरह का बनेगा। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर। ओके, देन आप कहते हैं मेजर द बेयरिंग ऑफ सी एंड बी। ओके, ये तो आपके पास 90 डिग्री है कम्प्लीटली। ठीक है, आपने अपने डी की मदद से सिर्फ ये वाला एंगल मेजर करना है। अब आप अपना डी रखेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ओके, आप अपना डी इस तरह से रखेंगे, इसे रोटेट कर दें। ठीक है, जो सेंटर होगा आपके डी का वो आप यहाँ ऐसे रखेंगे, बिल्कुल इस तरह से। सही है, और फिर इसके बाद आप अपने डी की मदद से, याद रहे जैसे मेरी लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मिलना चाहिए। अब ठीक है, ठीक है, और सेंटर में होना चाहिए डी आपका। ठीक है, तो ये आपका तकरीबन कितना बनना चाहिए, ये 50 बना दें, मुझे नहीं पता, 50 आ सकता है, हो सकता है 40 हो या उससे कम हो, तो मैं सिर्फ अभी अंदाजे से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो फिलहाल डी पे इसको नहीं रख सकते, लेकिन डी की मेजरमेंट मैंने आपको बता दी। डी की मेजरमेंट आपने कम वाली लेनी है, क्योंकि अक्यूट है, आपके डी पे 2 मेजरमेंट्स आ रही होती हैं, आपने कम वाली लेनी है। ठीक है, तो अगर आप इसको 90 के अंदर ये वाला आप अपना एंगल ऐड कर दें, 50 40 वॉट एवर जो भी आएगा, तो ये 140 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इसमें यही था। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब ये है आपके पास 270 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स आपको पता होगा कि हम प्राइम फैक्टर्स इस तरह से कुछ निकाला करते थे। 270, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो इसे देख लें। 2 डिवाइड करवाता है। ठीक है, आप 270 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 5 10। इन्हें प्लस करें, 5 6 7 8 और 9, 3 से जाएगा ये। 3 4 12, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, अगेन 3 5 15 एंड 5 1 5। ठीक है, तो 270 के जो प्राइम फैक्टर बने हैं वो बने हैं कुछ इस तरह से। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 3 टाइम्स है। ठीक है, और 5 आपका 1 टाइम है। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 225 एंड 270। अच्छा, तो साथ ही साथ 225 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, क्योंकि HCF के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट है। 5 4 20, 25, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9 और 3 1 3। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इसको पहले छोटे नंबर से किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं टाइम बचाने की वजह से, कि टाइम कम से कम हमारा सेव हो, कम से कम हमारा टाइम एक्सपेंड हो, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 5 से कर दिया। 3 से कर सकते थे पहले। ठीक है, 3 2 टाइम्स हैं और 5 आपके पास 2 टाइम्स हैं। ठीक है, अब 270 का आप ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, तो इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके नीचे ले आए, डुप्लीकेट कर लें, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं आपके पास, कॉमन फैक्टर्स आपके पास 2 ऊपर नहीं है। ठीक है, ऊपर 3 2 हैं, नीचे 3 हैं, तो आप सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हैं, लीस्ट वाले कॉमन लेंगे। ठीक है, 5 ऊपर 2 कॉमन है, आपके पास 1 है, तो आप एक ही 5 कॉमन लेंगे। ठीक है, 3 3 9 और 5 9 45। ठीक है, तो ये आपका HCF जो है आपका 45 आ गया। इसे हटा देते हैं, 45 आंसर लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब
मल्टीप्लाई बाय 5, और जो अब आंसर आया है आपके पास वो आया है 45, ठीक है। ओके, अब है आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, शो योर वर्किंग। ओके, जो अच्छा तरीका समझा जाता है वो ये समझा जाता है कि आप इसमें से एलिमिनेशन कर दें, ठीक है। आप चाहें तो x एलिमिनेट कर दें, चाहें तो आप y एलिमिनेट कर दें, मैं दोनों तरीके बता दूंगा, ठीक है। लेट सपोज पहले आप x एलिमिनेट करते हैं, लेट सपोज, ठीक है। अगर आपने x को एलिमिनेट करना है तो क्या करा जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। 2 5 = 10x प्लस 2 2 = 4y इज इक्वल्स टू 2 7 = 14। 5 2 = 10x माइनस 5 3 = 15y इज इक्वल्स टू 5 8 = 40 और 5 1 = 5 90, ठीक है। अच्छा, चूँकि x एलिमिनेट करना था, यहाँ दोनों x के साइन पॉजिटिव है, इसलिए आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। क्या करवाएंगे आप? इन्हें सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। इन्हें सब्ट्रैक्ट करवाने की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि 10x और 10x पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया, और 14 और 5 15 और 4 कितना हो गया 19y, इट हैज़ बिकम 19। और 90 में से 14 माइनस करें तो 10 में से 4 गया तो 6 और 8 कैरी दिया था ना मैंने, 9 में से 8 में से 1 गया तो 7 और माइनस का 19 के टेबल में 4 टाइम्स आता है आपका 76, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू -4 आपके पास आ गया, ठीक है। अब y -4 आ गया तो आप इसे किसी भी इक्वेशन में रख दें, लाइक मैं रख रहा हूँ इसे 5x पहली इक्वेशन में, प्लस मल्टीप्लाई के बाद वाली में भी रख सकते हैं और मल्टीप्लाई से पहले वाली में भी रखा जा सकता है। 5x प्लस माइनस माइनस 2 4 = 8 इज इक्वल्स टू 7। ये 8 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 8 + 7 15 और 5x 5 1 = 5 5 3 = 15, तो x 3 आ गया, ठीक है। x 3 और y -4। अच्छा, अब कुछ बच्चों का ख्याल था कि हम y एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो जो y एलिमिनेट करना चाहते हैं उनको बता देते हैं कि वो क्या करें, जिन्होंने y एलिमिनेट करना है, ठीक है। हम दोनों तरह के यहाँ पर बता देते हैं ताकि आपके पास चांसेस हों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। अब एक दूसरे के कोफिशिएंट से उन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। इसे 3 से मल्टीप्लाई करवाएं पूरी इक्वेशन को, इसे 2 से। देखिए पहले मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया था और 2 को 5 से। अब 3 को 2 से, इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएं और इसको इसके कोफिशिएंट से, ठीक है। कुछ टीचर्स कहते हैं कि एलसीएम ले लें, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर ख़त्म। 3 5 = 15x प्लस 3 2 = 6y इज इक्वल्स टू 3 7 = 21। 2 2 = 4x माइनस 2 3 = 6y 2 18 = 36। अब देखें इनके साइन ऑलरेडी चेंज हैं, ठीक है। जब साइन चेंज होते हैं तो ऐड करवाते हैं, और जब साइन सेम होते हैं, देखें यहाँ प्लस और प्लस था, ठीक है, दोनों के प्लस थे, 10 भी प्लस का था 10 भी प्लस का था, तो मैंने सब्ट्रैक्ट करवाया था, ठीक है। अब यहाँ प्लस का साइन है और माइनस का साइन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐड करवा दूंगा। प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 6y कैंसिल हो गया, 15 और 4 हो गया 19x, 6 + 1 7 3 + 2 5, ठीक है। और 19 3 ज़ा 57 होता है, ठीक है। x 3 आ गया। अब इसे किसी भी इक्वेशन में रख दें, मैं दूसरी इक्वेशन में रखवा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि हमें हमेशा इक्वेशन 1 में नहीं रखवाना होता। इट्स अप टू अस कि हम कहाँ रखवा रहे हैं वैल्यू। 2 3 ज़ा 6, इस 18 को यहाँ ले आएँ ताकि ये नेगेटिव हो जाए, और इस 3y को वहाँ भेज दें ताकि पॉजिटिव हो जाए। 6 में से 18 गया माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 3y। 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 माइनस का 4, y इज इक्वल्स टू माइनस का 4, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये कह रहे हैं लारा गोज़ फॉर अ साइकिल राइड, ओके, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका ये डिस्टेंस ये है और टाइम आपका ये है, यानी कि इन्होंने स्पीड मांगी होगी, और स्पीड का फार्मूला आप सब जानते हैं, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या डिस्कस हो रहा है।
कैलकुलेट लाराज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर फॉर द होल जर्नी। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था वही चीज़ जिसने दोबारा से हमसे पूछ ली है। तो एवरेज स्पीड यानी कि स्पीड का फार्मूला लगाते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और चाहिए इन किलोमीटर पर आवर्स में। नो प्रॉब्लम, हम इसमें बता देंगे। डिस्टेंस आपका कवर कितना हुआ है, देखें ये आपका डिस्टेंस कवर हुआ है। हम इस लाइन को यहाँ मार्क कर देते हैं कि जहाँ तक इसने डिस्टेंस अपना कवर किया है। देखें ये 24 तक इसने अपना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो हम इस यहाँ लिखेंगे 24। ये किलोमीटर्स में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम किलोमीटर ही लिखेंगे। बट व्हाट अबाउट द टाइम? टाइम हमें मिनट्स में नहीं लेना, हमें टाइम आवर्स में लेना है। तो पहले हम टाइम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम कितना कंसिडर हुआ है। टाइम 10 से लेकर 11:30 तक टाइम कंसिडर करें कि 10 से लेकर 11:30 तक कितना टाइम बनता है, 1.5 आवर्स, ठीक है। तो 1.5 आवर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका स्टूडेंट्स पेपर है 1, आप कैलकुलेटर तो यूज़ कर नहीं सकते। अब डेसिमल वाला नंबर अगर डिनोमिनेटर में चला जाए तो उसे कैसे हैंडल करते हैं। देखें आपको अच्छी तरह पता है कि 1.5 का मतलब होता क्या है, ठीक है। अगर हम 1.5 की बात करें, 1.5 होता है आपका 3/2, ठीक है, 3/2, ठीक है। तो 3/2 डिनोमिनेटर में से जब आप ऊपर लिखेंगे तो ये 2/3 बन जाएगा ऐसे, क्योंकि डिनोमिनेटर जब ऊपर लिखा जाता है तो वो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 2/3 होता तो 3/2 बन जाता, बट 2/3 है तो 3/2 है वो 2/3 बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। ये देखिए इसको यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, उस तरह से बता दूँ, ठीक है, वैसे बता देते हैं। स्टूडेंट कह रहे हैं कि जब आप डिनोमिनेटर में से पॉइंट हटाएंगे तो अगर पॉइंट हटाकर 10 लिखना चाहते हैं तो वो कहाँ जाएगा, वो स्टूडेंट्स 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जब आप ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 0 या 10 या 100 या 1000 इंक्रीज़ होता है। तो जब आप डिनोमिनेटर में से हटाएंगे तो न्यूमरेटर में नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, इसे करते हैं 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। देखें वही आ गया 2/3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। ये कितना हो गया, 8 2 ज़ा 16। ये आ गया 16 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड इसकी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अ कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 80 सेकेंड्स। ओके, अ कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 80 सेकेंड, यानी कि 80 सेकेंड तक इसने अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखा है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो यहाँ 80 तक बनेगा। 10 से 0 से लेकर 10th वाली लाइन पर 0 से लेकर आप अपने 80 तक इसको लेके जाएंगे, ठीक है। दिख रहा है ब्लू? ओके, ठीक है, विजिबल है। और इट देन डिसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंटिल इट स्टॉप्स। कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इसको यहाँ स्टॉप ला के 120 पर करना होता है, ठीक है। चलें, आपकी बात फिलहाल फॉर द टाइमिंग हम मान लेते हैं कि चलें 120 तक ले आएँ। लेकिन क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी कि आपने टाइम बिल्कुल सही डिसाइड किया है कि कितने देर के बाद गाड़ी स्टॉप होगी, कार स्टॉप होगी? एक काम कर लेते हैं, डिसेलरेट का फार्मूला यहाँ ट्राई कर लेते हैं। डिसेलरेट का फार्मूला लिखते हैं, ये होता है फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दें तो आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी तो जो ब्रेक लग गई है तो गाड़ी स्टॉप, उन्होंने कहा है कार अंटिल इट स्टॉप्स। स्टॉप्स का मतलब यह है कि स्पीड उसकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, स्पीड इसकी ज़ीरो हो गई, ठीक है। और ब्रेक उसने कहाँ से अप्लाई किया, जब वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे था, ठीक है। जब 10 मीटर की स्पीड पे था तब उसने ब्रेक अप्लाई की है। और डिसेलरेशन ऑलरेडी यहाँ लिखा है 0.5, तो हम इसका 0.5 लेते हैं। दिस इज 0.5। टाइम आप नहीं पता अभी आपको, ठीक है, टाइम ही तो आपने मालूम करना है। मालूम क्या करना है इस सवाल में? अच्छा, 0.5 का मतलब क्या होता है, 5/10 या फिर 1/2। 0.5 का मतलब होता है 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस 10/t। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और t 1 ज़ा t, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। ओह अच्छा, मल्टीप्लाई इस तरह से करवाता, सॉरी माई मिस्टेक। 0.5 का मतलब होता है 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस 10/t, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, t 1 ज़ा t इज इक्वल्स टू 2 10 ज़ा 20। टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है, टाइम नेगेटिव होता नहीं। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव था, यहाँ पर भी नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अच्छा, ये हो गया 20 सेकेंड्स। अब 20 सेकेंड्स के बाद आपकी जो कार है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो 20 सेकेंड तो आपके यहीं पर हो गए। 8 till 100,
ये 20 सेकेंड्स आपके यहाँ पर कंसीडर हो जाएंगे। तो आपकी कार जो स्टॉप हुई है वो 100th सेकेंड पर जाके आपकी कार स्टॉप हुई है, तो इसको 100 पर आप ला के रोक देंगे। ठीक है, ये इसके अंदर इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब इन्होंने कहा है कि राइट 0.000053 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 0.5 के बाद होना चाहिए 5.3 इंटू 10 की पावर। अब आपने क्योंकि राइट साइड पर गए हैं तो वैल्यू डिक्रीज़ होगी। ठीक है, जब राइट साइड पर जाते हैं तो वैल्यू आपकी हमेशा डिक्रीज़ होती है 10 की, और जब लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ होती है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए हमेशा। अच्छा, कितने यूनिट्स उसने ट्रैवल किया है, हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, यानी कि -5 10 की पावर -5 टाइम्स उसने ट्रैवल किया है। ठीक है, तो ये तो आसान था। अब है इवेल्युएट एंड गिव योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, आप 1.5 और 8 को मल्टीप्लाई करवा दें सेपरेटली, और 10 की पावर 14 और 10 की पावर 6 जब मल्टीप्लाई होगा तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि जब सिमिलर नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अच्छा, 1.5 को भी 8 से मल्टीप्लाई करवाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, नो प्रॉब्लम। 1.5 होता कितना है, 15/10, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 5 जो है वो एक डिजिट है। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया 20। ठीक है, चेक करते हैं कि हम किस हद तक इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर का कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं है। ठीक है, ओके, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सिर्फ 3 और 4 बचा तो 3 4 ज़ा 12, 12 इंटू 10 की पावर 20। ठीक है, 10 की पावर 20 है, पॉइंट आपका 12 में 2 के बाद है, तो ये शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये 1.2 इंटू 10 की पावर 20 से इंक्रीज़ होगा 1 यूनिट, तो ये हो जाएगा 21। तो 1.2 इंटू 10 की पावर 21 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं इसका। ओके, द लेंथ ऑफ अ पाथ इज़ मेजर्ड एज 62 मीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। अच्छा, ये स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखें, नियरेस्ट मीटर का मतलब है कि 1, कुछ भी दिया हो नियरेस्ट में, नियरेस्ट 20 सेंटीमीटर देते तो मैं 20 डिवाइडेड बाई 2 करता। ठीक है, अगर यहाँ लिखा हुआ होता नियरेस्ट 5 मीटर तो मैं 5 डिवाइडेड बाई 2 करता। अगर यहाँ मेंशन होता नियरेस्ट 100 मीटर तो मैं 100 डिवाइड बाई 2 करता। मतलब नियरेस्ट जितना भी आपको नियरेस्ट बोला हो उसका हाफ कर देना है। ठीक है, फॉर दी अपर बाउंड एंड फॉर दी लोअर बाउंड्स। ठीक है, हमेशा ही करना है। राइट डाउन द अपर बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ द पाथ। अच्छा, अपर बाउंड यानी कि 62 में 0.5 ऐड करना है। 0.5 इस तरह से ऐड होता है डेसिमल वाले नंबर्स में। ठीक है, यहाँ 62 के बाद पॉइंट ज़ीरो के बाद है, पॉइंट के बाद ज़ीरो है, सॉरी 62.0, तो ये हो जाएगा 62.5। अच्छा, पॉइंट के नीचे पॉइंट बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब माइनस करते हैं ना तो फिर डिफ़िकल्टी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, द मास ऑफ अ बैग ऑफ पीनट्स इज़ 80 ग्राम, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम। अब देखें, नियरेस्ट 10 ग्राम्स का मतलब क्या है कि 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 ग्राम्स। 5 ग्राम्स फॉर अपर बाउंड एंड 5 ग्राम्स फॉर द लोअर बाउंड। ठीक है, अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द मास ऑफ 5 ऑफ दीज बैग्स ऑफ पीनट्स। ठीक है, 5 बैग्स हैं आपके पास। अच्छा, पहले तो आप 80 ग्राम का लोअर बाउंड निकाल लीजिए, 80 ग्राम में से 5 ग्राम माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 75 ग्राम्स। ठीक है, अब ये 75 ग्राम्स का एक हो गया आपके पास बैग, और ऐसे कितने बैग्स हैं आपके पास, ऐसे आपके पास 5 बैग्स हैं। 75 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 36 37, 375 ग्राम्स मैंने। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाया। याद रहे, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, मैनुअली करना होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है। इसमें लिखा है यूज़ योर रूलर कंपास ओनली इन दिस क्वेश्चन। कहते हैं कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इन साइड द क्वाड्रिलेटरल PQRS, यानी कि अंदर अंदर बनाना है PQRS क्वाड्रिलेटरल शेप के अंदर 6 सेंटीमीटर फ्रॉम S। देखें, जब एक सिंगल पॉइंट दे दिया जाता है तो वहाँ से आपने सर्किल बनाना होता है। ठीक है, यानी कि आप अपना कंपास 6 सेंटीमीटर का ओपन करें और यहाँ S पर रखें। ठीक है, इस S पर रखकर आप एक सर्किल ड्रॉ करें अपना। मैं इसको सर्किल ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरह से बनेगा। वो 6 सेंटीमीटर का थोड़ा सा बड़ा सा बनता है। ठीक है, आप सर्कल ना बनाएं भले, ठीक है, सर्कल भले ना बनाएं, आप सिर्फ यहाँ से मैं इसको करता हूँ, यहाँ से एक शेड लीजिए
इस तरह से यहाँ पर ला के छोड़ दें, ठीक है। बस बाकी आप चीज़ हटा दीजिए, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ सर्कल को, क्योंकि लोकस मांगा तो आप यूँ बना सकते हैं, ठीक है। सर्कल बनाना चाहें सर्कल भी बना सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें सर्कल फिजिबल लगता है, हम सर्कल बनाएंगे, कोई मसला नहीं, आप सर्कल बना सकते हैं, लेकिन वो सर्कल जो है नीचे की तरफ भी आएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ओवरऑल पूरी शेप पे यूँ हाफ होगा, ठीक है। एस से जब आप एस पे रखेंगे तो सर्कल इस तरह से बनेगा। अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग मैंने शेप को थोड़ा सा सेट रखने के लिए इस तरह से बताया कि वो 6 सेंटीमीटर जब आप पेपर पे बनाएंगे कॉपी पे तो कुछ इस तरह से बनेगा, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस लाइन्स को कंसिडर नहीं कीजिएगा थोड़ी सी देर के लिए। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू पी एंड क्यू आर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू पी एंड क्यू आर, समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इसने क्या बात बोली है, यहाँ भी क्यू पी है और यहाँ भी क्यू आर है, यानी कि क्यू पी और क्यू आर के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। ये लाइन आपकी क्यू पी है और ये लाइन आपकी क्यू आर है, यानी कि एंगल क्यू आपने बाइसेक्ट करना है। अच्छा, हमने बाइसेक्शन के लिए लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन का टॉपिक ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं कि एंगल्स को बाइसेक्ट किस तरह से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी को समझना है तो पूछ लें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। बता देता हूँ, चलें। पॉइंट क्यू पर रख के 1 सेंटीमीटर कंपास खोलें, एक आर्क यहाँ लगाएं, एक आर्क यहाँ, ठीक है। फिर इन दो पॉइंट्स पे से जो आपने न्यू आर्क्स बनाई हैं यहाँ से रख के अपने कंपास को 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर खोल के 2 आर्क्स ऐसे लगाएं और फिर इन दोनों लाइंस को जोड़ दें। सिंपल है, ठीक है, ईजी है। बाकी फिर चीज़ें मिटा दें। अच्छा, नेक्स्ट पूछते हैं, शेड द रीजन इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल PQRS कंटेनिंग पॉइंट्स दैट आर मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एस, यानी कि सर्कल के अंदर आपने शेड नहीं करना, ठीक है। सर्कल बिल्कुल भी शेड नहीं होगा। 6 सेंटीमीटर फ्रॉम, मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एस, यानी कि एस के 6 सेंटीमीटर से बाहर रहना है। क्लोजर टू क्यू आर, क्यू आर के करीब रहेंगे क्यू पी के मुकाबले में, ठीक है। क्यू आर वाली लाइन मेरी ये है और क्यू पी वाली लाइन मेरी ये है, यानी कि क्यू पी से दूर रहना है और क्यू आर के पास रहना है और सर्कल के अंदर भी नहीं रहना। तो ये सारा पार्ट आप शेड कर देंगे, ठीक है। ये वो सारा पार्ट है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। लोसाई बहुत ईजी है, बस 2-4 चीज़ें इसमें समझने की हैं। हमने टॉपिकल्स के अंदर वो स्टूडेंट्स के कहने पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, होपफुली आपको वो समझ आएंगे। अच्छा, और क्या पूछा है इसमें, नथिंग मोर। अच्छा जी, इंडिसेस वाला टॉपिक है ये। मैं पहले इंडाइसिस कहता था इसको, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ख़राब थी। एक स्टूडेंट का थैंक यू सो मच, उसने मुझे बताया कि सर ये इंडिसेस होता है। बहरहाल के की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, हमने इसे थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि इक्वेशन में आपको क्वेश्चन ईजिली नज़र आ सके, ठीक है। ओके, तो वाई, अब चूँकि पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये हो जाएगा -2k इज इक्वल्स टू वाई टू द पावर 5। इंडिसेस के अंदर आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आपके बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स इक्वल हो जाती है। लाइक y रिमूव हो जाएगा, -2k इज इक्वल्स टू 5, और ये पूरा -2 मल्टीप्लाई करवा रहा है तो वहाँ -2 ही डिवाइड होगा, कुछ इस तरह से, डिवाइडेड बाय -2। याद रहे कि हम डिनोमिनेटर में ना माइनस छोड़ते हैं, ना रूट, ना पाए, ठीक है। तो ये 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5 -2.5 फॉर द वैल्यू ऑफ k, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो इजी था, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू -2.5, दैट्स इट। अब आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। ओके, ये क्यूब जो है ये ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और ये क्यूब इन सब का है, ठीक है। किस तरह से, x का भी है, x की पावर होल पावर 1/3 थी, सिर्फ x की थी, होल पावर 3 थी तो 3 इसका भी है। डिनोमिनेटर में 2 के पास भी लिखा जाएगा और जो x उस पर भी लिखा जाएगा, ठीक है। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब 8, ऊपर सिर्फ एक x बचा, नीचे x क्यूब का मतलब 3x हैं, ठीक है। तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा तो 8x² बचेगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो सिंपल 1, ठीक है, 1/8x²। नेगेटिव इंडाइसिस में ना लिखें, ठीक है। अच्छा, इन अ सेल द प्राइस ऑफ अ कोट इज़ रिड्यूस्ड बाय 25%, 25% कम हो गया। लाइक आपको 100% पे करने थे अगर सेल ना होती तो, ठीक है। लाइक 1000 का कोट है तो 100% 1000 रुपीज़ ही आपको पे करने हैं, ठीक है। बट 25% रिड्यूस्ड हो गई है कॉस्ट। अब आपको कॉस्ट में से 25% पे नहीं करना, इट मीन्स कि आपको अब सिर्फ 75% पे करना है, ठीक है। द सेल प्राइस इज़ $120। देखें, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो सेल प्राइस है, रिड्यूस प्राइस है, वॉट जितना भी परसेंट आपने पैसा देना है वो बनता है आपका सेल प्राइस, ठीक है। अब चूंकि सेल प्राइस मल्टीप्लाई कर रहा है
ये जो भी डिस्काउंट परसेंटेज था मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड। मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ इसकी, दिस इज 75% जो आपने पैसे पे करने हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी थी, $120, 75% वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि डिवाइड में 75% आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। 75% का मतलब होता क्या है, 75% का मतलब होता है 75/100, और ये होता है 25 3 टाइम्स 75 और 25 4 टाइम्स 100, यानी कि 3/4। तो सिंपल आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि 120/75 को आप लिखें 3/4, ठीक है। ये 3/4 रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 रेसिप्रोकल होगा तो 4/3 हो जाएगा, 3/4 4/3 उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 3 1 3, 3 4 12, 0 0, 40 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज $160, 4 4 16, 4 0 0, $160 का वो एक्चुअली कोड था, उसके पैसे रिड्यूस। ओके जी, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ x। पहले तो है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या होता है, y इज इक्वल्स टू k/, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन इस तरह से लगाते हैं वो हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। यूँ होता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/क्यूब ऑफ x, फिर उसको इज इक्वल्स टू हटाते हैं तो k लगाते हैं, दैट्स ओके। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक y इज इक्वल्स टू k/x3, आप यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यूब ऑफ x का क्यूब, ये पूरा आपने याद रखना है, x का क्यूब, सिर्फ ये चीज़ रिक्वायर्ड थी, आपने बता दी। y का k इज इक्वल्स टू x3, 2 नंबर का था सिर्फ ये, 2 नंबर का इन्होंने पूछा, y इज इक्वल्स टू k/x3, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ y, अच्छा नहीं, इसके साथ हमें y की वैल्यू, फाइंड द फॉर्मूला फॉर y इन टर्म्स ऑफ x, ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 1/3। अच्छा, उससे पहले k की वैल्यू मालूम करना ज़रूरी है, और वो k की वैल्यू हम यहाँ से इन 2 इक्वेशन से मालूम करेंगे जो यहाँ दी हुई है। हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू k/x3, y की वैल्यू पहले ली जाएगी 24, k की वैल्यू कुछ मत लीजिए, और x की वैल्यू 1/2 होल क्यूब, ठीक है। होल क्यूब पता है आपको क्या हो जाएगा, 24 इज इक्वल्स टू k, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, ठीक है। तो आई होप सो 1/8 अगर रेसिप्रोकल होगा तो 8 के हो जाएगा, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये पूरी वैल्यू जो डिवाइड कर रही है 24 के पास जाके मल्टीप्लाई करवाएगी, डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई करवाएगी इसी तरह से 1/8, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो k का आंसर, कांस्टेंट का आंसर 3 आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पर, ठीक है। दोबारा से इसको देखते हैं, y इज इक्वल्स टू k की जगह अब 3 लिखा जाएगा, बिकॉज आप k की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर चुके हैं, k/ यानी कि 3/x3। y की वैल्यू रिक्वायर्ड है 3, x की जगह क्यूब और 1/3 क्यूब, ठीक है। तो 3 1 और 3 का क्यूब हो जाता है 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 डिनोमिनेटर में। 1/27 जब उल्टा होगा तो 27, रेसिप्रोकल होगा तो 27/1 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 3 9 ज़ा 27 और 9 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, तो y का आंसर 81 आ गया, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 81, दैट्स इट। अच्छी खासी जगह बची हुई थी, ओके। ऑन मंडे 40 adults and 20 children visit a museum. On Tuesday 30 adults and 35 children visit the museum. The cost of an adult ticket is $2.50 and the cost of a children of ticket is $2. okay, तो वर्कआउट m and n, m n का मतलब होता है मल्टीप्लाई करवाना है आपने इन दोनों को, इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओके, 40 20 30 एंड 35, ठीक है।
ये मल्टीप्लाई होंगे इस तरह से 2.5 से 2.50 एंड 2 से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि हम इजीली लिख सकें। अच्छा, पहले 40 मल्टीप्लाई होगा 2.5 से 2.50 प्लस 20 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और डिनोमिनेटर मतलब सेकंड फ्रैक्शन के अंदर आपके पास नीचे जो आएगा, नीचे सेकंड रॉ के अंदर 30 मल्टीप्लाई होगा 2.5 से, 2.5 का मतलब 2.50 प्लस 35 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है। सही है, ये तो पता है ना कि आपको ये पहले नंबर इससे मल्टीप्लाई होना है, फिर ये इससे, और इसी तरह से पहले 30 मल्टीप्लाई होगा और फिर 35 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है। ओके, अब इसे आगे देख लेते हैं फर्दर कैसे करना था। अच्छा, 40 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 2.5 का मतलब क्या होगा, इसे हम ऐसे करते हैं सॉल्व कि 2.5 में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10, 25/10 वो इससे कट जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट इससे कैंसिल हो जाएगा, और 25 4 जा कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 25 4 जा 100 हो जाता है, ठीक है। 100 प्लस 20 और 2 हो गया 40, ओके। और ये पॉइंट 0 इस पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 25 3 होता है 75 प्लस 35 2 जा 70, इन्हें प्लस कर दें तो ये आपके पास बनेगा 140 और 75 और 78 हो जाएगा तो कितना होगा, 7 और 7 14, 145, ठीक है। तो ये आपके पास वो अमाउंट आ गई जो आपने टोटल अर्न की है फॉर M एंड N। एक्सप्लेन व्हाट द नंबर इन योर आंसर पार्ट A1 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें ये आपने क्या किया, आपने जो ये मैट्रिसेस था आपने सिर्फ इस मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि टोटल क्वांटिटी को टोटल अमाउंट से। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि टोटल मनी कलेक्टेड, ठीक है, कि जितने पैसे आपने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो टोटल लिखें, टोटली ना लिखें, टोटल मनी कलेक्टेड, बस सिंपल इतना भी लिख सकते हैं आप, ऑन बोथ द डेज मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। अच्छा, द म्यूजियम इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द टिकट बाय 10%, कंप्लीट द मैट्रिक्स शो द न्यू कॉस्ट। ओके, 10% इंक्रीज़ हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं, ये कॉस्ट है फॉर स्टूडेंट्स, अडल्ट एंड फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। 2.5 एंड 2 हम इसी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। 2.5 एंड 2 इंक्रीज़ हुई है 10%, तो ठीक है, पहले 100% तो था जो दे रहे थे, इसमें प्लस 10% इंक्रीज़ कर दें। 10% इंक्रीज़ करने का मतलब है कि 110% इंक्रीज़ होगी वैल्यू, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 110%, ठीक है। 2.5 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 110% से, और 2 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 100% से। परसेंटेज का मतलब डिनोमिनेटर में 10, ठीक है। ये 0 0 से कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 25/10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 11 1 जा 11, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो 11/4 कितना होता है, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28 और 4 5 ज़ा 30। 11/4 आप डिवाइड करके देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। क्योंकि पेपर 1 है, आप कोशिश कीजिएगा मैनुअली करें। अच्छा, ये 0 इस 0 से कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 11/5 कितना हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, 0.5 2 ज़ा 10, और डॉलर्स हैं इसलिए 0 0 लिखते हैं। तो 2.75 यहाँ लिखें, 2.75 सिंपल कैलकुलेशन की है हमने, और ये है 2.20, ठीक है। ये वो डॉलर्स हैं जो आपने पे करने हैं वैल्यू इंक्रीज़ होने के बाद, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसमें लिखा है हेयर आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, 12/16 और 17/22, 27/49, इस तरह से। पहले मैं सिर्फ 16 की बात करता हूँ, देन 25, देन 36 और देन 49। पहले डिनोमिनेटर्स की बात कर लेते हैं, इसे सेपरेट लिख देते हैं फ़िलहाल फॉर द टाइमिंग, 16, 25, 36 एंड 49। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी नंबर्स के स्क्वायर हैं, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड देन 7 का स्क्वायर। 4 को अगर आप ब्रेक करें तो ये बन जाएगा n, यानी कि 1 + 3 होल स्क्वायर, और फिर n आपका 1 + 1 हो जाएगा, किस तरह से, जैसे n +
4 5 हो जाएगा, सही है। और n प्लस मतलब ये तो 4 ही रहेगा, ये तो 3 ही रहेगा, ये आपका 1 है, 1 + 4 ये 2 हो जाएगा, 2 + 3 5, इस तरह से एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो डिनोमिनेटर का तो आपने निकाल लिया n + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं n + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूमरेटर की, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, रेस कर देते हैं। न्यूमरेटर है आपका 12, 17, 22 एंड 27, ठीक है। इनमें डिफरेंस कितने नंबर का है? 5 का। और फिर इसमें कितना डिफरेंस है? अगेन 5 का। इसमें कितना डिफरेंस है? 5 का, यानी कि 5n, ठीक है। n का मतलब 1 होता है, 5 1 = 5, और 5 में कितने नंबर्स प्लस करें? क्या 12 हो जाएगा? 5 में 7 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अपनी लास्ट की टर्म चेक कर लेते हैं, फोर्थ टर्म। 5 4 = 20, 20 + 7 27। इसका मतलब ये अब हमने सीक्वेंस सही बनाई है, 5n + 7। इसे इरेज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसे मेंशन नहीं करते, इसे यहाँ लिख देते हैं। ओके, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, दैट्स इट। ओके किड्स, अब आपने इस क्वेश्चन को इन द फॉर्म ऑफ x + a का होल स्क्वायर प्लस b की फॉर्म में लिखना है। अच्छा जी, दिस इज़ x² + 10x + 6, ठीक है। देखें क्लास, इसे फॉर्मूला बनाएं, a² + 2ab + b²। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है हमें कि इस फॉर्म में लिखिए, ठीक है। x का स्क्वायर होता है, तो ये भी x यहाँ पर आ गया, ठीक है। 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 10 आ जाए? 5 सा 2 5 सा 10, तो जो नंबर यहाँ आता है वही यहाँ पर भी लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो जाएगा 5 5 सा 25, ठीक है। 25 आपने ऐड किया है तो 25 सब्ट्रैक्ट भी करवाएं, और जो आपके पास इक्वेशन में 6 है वो आपने लास्ट में लिख दिया। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी होता है, x + 5 आपने फार्मूले में बना दिया स्क्वायर, और 25 और 6 प्लस करें, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 6 गया तो 19, तो ये आ गया x + a × b की फॉर्म के अंदर, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। यूज़ योर पार्ट a टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर द ज़ीरो। ओके, फॉर द आंसर p + q। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमने अभी जो आंसर बनाया है वो बनाया है हमने x + 5 का होल स्क्वायर -19, और यहाँ इन्होंने इसे इक्वेशन बना के ज़ीरो कर दिया, ठीक है। ये नेगेटिव ज़ीरो वहाँ भेजें तो पॉजिटिव 19 हो जाना है। देन x + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा। चूँकि 19 आपका प्राइम फैक्टर है इसलिए ये सॉल्व नहीं होगा, इसे ऐसे ही छोड़ दें। ये प्लस का 5 है, राइट साइड पर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा, तो आंसर आएगा -5 ± √19, ठीक है किड्स। अच्छा, इसके साथ इसका क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लेते हैं नीचे ही। इसे सिर्फ सॉल्व करना है आपने, इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप इस तरह से डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, x - 7 × x + 5, ठीक है। और फिर आप करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला डिनोमिनेटर इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, लाइक दिस 3 × x + 5, और देन ये वाला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, ठीक है। तो +2 × x - 7। अब आप अपनी ब्रैकेट्स ओपन करें, इस 3 को पहले इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 5 से मल्टीप्लाई किया 3 5 = 15, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, -2 7 = 14। डिनोमिनेटर को चेंज मत कीजिए, उसे ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, x - 7 देन x + 5। 3x और 2x हो गया 5x, और 15 में से 14 माइनस होगा तो +1 बचा, ठीक है। और डिनोमिनेटर आपका वही रहा, x - 7 और x + 5, ठीक है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहा जा रहा है ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल बी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड, ठीक है।
डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्रायंगल ए ऑन टू बी। इस ट्रायंगल ए को कुछ इस तरह से लाना है कि ट्रायंगल बी के ऊपर पूरा पूरा मैप्ड हो जाए। मतलब कौन सी ऐसी पोजीशन से इसे घुमाएं, ट्रांसलेट करें। मतलब आपने ट्रांसफॉर्मेशन अगर पढ़ी होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो ये रोटेशन है, ठीक है। पहली चीज़ तो कि ये रोटेशन है, हमें यहाँ पे रोटेशन लिखनी है, सही है स्टूडेंट्स। और ये रोटेशन है कितनी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज है, जिस तरह से घड़ी घूमती है आपकी बिल्कुल वैसे घूम रही है ये। एक तो रोटेशन है और एक क्लॉकवाइज है, ठीक है। हमें ये लिखना है। और ये क्या रोटेशन है कहाँ पर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्यों, देखें अगर आपकी नीडल इस तरह से है, ठीक है, और अब वो खड़ी हो गई है तो 90 डिग्री की रोटेशन हुई। और चूंकि मूवमेंट यूँ हो रही है तो इसलिए 90 डिग्री रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि ये कहाँ से रोटेशन कंप्लीट हुई। देखें अगर हम यहाँ से यूँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और सही है, मैं अब आपको इसका सेंटर रोटेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम डिसाइड करें इस पॉइंट को तो ये फ़िलहाल सेंटर ऑफ रोटेशन हो नहीं सकता। वजह क्या है, इसमें 1 2 3 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है, इसमें 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ रोटेशन तो नहीं हो सकता। अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे ट्रैक करते हैं, एक पॉइंट, ठीक है, इस तरह से, और इस वाली लाइन को नीचे लेकर आते हैं। वैसे तो इसका एक अलग तरीक़ाकार होता है, जब हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक्स हैं उसमें आप ज़्यादा तरीके से देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 3 यूनिट्स नीचे उतरे और 1 यूनिट राइट साइड पे, 3 यूनिट राइट साइड पे गए, 1 यूनिट नीचे उतरे, हो गया कंप्लीट। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, इस पॉइंट को गौर करें थोड़ा सा, ठीक है। और मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ आपको। जैसे लेट सपोज एक पॉइंट मुझे अभी मिल गया, ठीक है, ये पॉइंट मुझे यहाँ से मिल गया, ये यूँ जा रहा है और ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखें यूँ जाकर ये इस तरह से सेंटर ऑफ रोटेशन हमारा पूरा एग्जैक्ट हमें नज़र आ गया, सही है। अब और से देखें, अब समझ आ रही चीज़ आपको, ठीक है ना। ये इस तरह से इस पॉइंट से घुमाए तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हमारे पास ये है -1, x का 1, x का 1 और y का -1, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन और इसकी प्रॉपर्टी ये हमने यहाँ पे इस तरह से यहाँ लिख देनी है। 3 मार्क्स थे इसके और वो 3 मार्क्स हमें इसी तरह से दिए जाएंगे। अच्छा, अब पूछा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन P इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स। ये दिए हुए हैं इन्होंने हमें पॉइंट्स, अभी देख लेते हैं इसका क्या करना है। और P मैप्स ट्रायंगल A ऑन टू C, यानी कि ट्रायंगल A को C पर प्लॉट करना है। अभी ट्रायंगल A अवेलेबल है बट C हमारे पास, P हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेट्स चलें आ जाएँ देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। इनके पॉइंट डिसाइड कर लें। ये -2 था, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और नीचे की तरफ है तो -4। ये है -2 0 और ये है -4 0, ठीक है। मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं आपको इसके, ठीक है। वैसे तो आप इसको आसानी देख सकते हैं कि ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। देखें नेगेटिव का मतलब क्या है, ये स्केल फैक्टर दिया हुआ है इसका, ठीक है ना। जो P हमारे पास है स्केल फैक्टर है कि ट्रायंगल C छोटा होना है या बड़ा होना है, ठीक है। स्केल फैक्टर ज़्यादा होता तो बड़ा हो जाता, ठीक है। अब ये छोटा भी होगा और आधा भी होगा और माइनस यानी कि उल्टा इन्वर्ट भी हो जाएगा, ठीक है, माइनस की वजह से। फिर भी हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं कैसे। जैसे हमारे पास पहला पॉइंट था, ये मैट्रिक्स है -1/2 0 -1/2 एंड 0, ओ सॉरी 0 -1/2 है, 0 -1/2। जो पहला पॉइंट हमने डिसाइड किया था ये वाला -2 -4, इसे देख लेते हैं। -2 -4 इसे मल्टीप्लाई करवाएं, अगर याद होगा मैट्रिसेस हमने आपसे कहा था कि अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इसे सॉल्व करें। ये मल्टीप्लाई होता है इस नंबर से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/2 1, ठीक है। फिर ये 0 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4/2 माइनस का 2, ठीक है। देखें 4 1 ज़ा 4 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का 2 आंसर आ गया, ठीक है। ये माइनस का 2 आपने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया तो 1 और -2 आया, 1 एंड -2। कहाँ है 1 -2 हमारा, ये रहा 1 -2 हमारा, एक ये रहा, ठीक है। एक ये पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया। अब है -2 0 -4 0, ठीक है। यहाँ देखें -2 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। अब बात करते हैं सिर्फ इसकी, माइनस माइनस प्लस 2/2 1 x1 y0। x1 y0 कहाँ है स्टूडेंट्स,
x1 y0 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पर था, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 10। अब जो नेक्स्ट होना चाहिए था वो क्या होगा हमारा, 4 है, 4/2 क्या होता है 2, तो 20 होगा हमारा, ठीक है। तो यानी कि ये इस तरह से हमारा ट्रायंगल कंप्लीट होगा। मैं यहाँ बना देता हूँ इसको इस तरह से, ठीक है, सही है। उल्टा भी हो गया, देखें, इन्वर्ट भी हो गया। हाँ, आप इसे कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। लेकिन माइनस की वजह से अगर ट्रांसलेशन हमारी नेगेटिव ना होती तो ये ट्रांसलेट होता या और ये इनलार्ज होता तो फिर इसी तरह से होता, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन ऐसी ही होती, इस तरह से डायरेक्शन होती इसकी। अगर इसके पॉजिटिव साइंस होते तो ये इस तरह से इनलार्ज होता, बट लेकिन इसकी इन्होंने नेगेटिव साइन कर दी, इसलिए इनलार्जमेंट इसकी रिवर्स हो गई, रेसिप्रोकल या जो भी आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, नहीं, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ नहीं पूछ सकता था पॉइंट, नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के लिए वो अलग से देता है, वो रिफ्लेक्शन के लिए वो आपका इमेज छोटा है। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के पॉइंट मांग सकते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन तब होती जब ये इमेज आपका छोटा बड़ा ना होता, ठीक है। अभी इमेज आपका छोटा बड़ा होगी, इसने रिफ्लेक्शन का आपसे नहीं पूछेगा कि x1 पे हुई है या x2 पे हुई है। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो इन दोनों का सेंटर लिया जाता है रिफ्लेक्शन में, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है रिफ्लेक्शन का, हम आपको जब रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे फिर वहाँ पर हम आपको समझाएंगे ये चीज़, ठीक है। ओके जी, 24 क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ ऑफिस वर्कर्स आर ईच आस्क्ड टू रिकॉर्ड द डिस्टेंस d किलोमीटर्स दे ट्रेवल टू वर्क, द रिजल्ट फॉर सम ऑफ द जर्नी शोन इन द हिस्टोग्राम, ठीक है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला आप सबको अच्छी तरह से पता होगा कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ, ठीक है। अब हम इसके बारे में आगे चलेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। देयर वर 20 वर्कर्स इन, 20 वर्कर्स हैं 0 से लेकर 5 तक, यानी कि ये जो वर्कर्स हैं ये 20 वर्कर्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4 दी हुई है, ठीक है। वर्कर्स 20 हैं और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4। देयर वर 12 वर्कर्स इन 20 till 40, 20 till 40 में 12 वर्कर्स हैं और इसका हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना है आपने। हिस्टोग्राम ग्राफ बनाने के लिए आपके पास, अच्छा ये चीज़ देखें, क्या इस इन्फॉर्मेशन से आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल सकते हैं? नहीं। अगर नहीं निकाल सकते तो फिर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला बताया है, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, ठीक है। देयर वर 12 वर्कर्स ये फ्रीक्वेंसी है और क्लास विड्थ 20 से 40 तक डिस्टेंस कितना है 20 का, जो हो जाएगा 2 6 12, 2 10 20, 0.6, ठीक है। तो आप 20 से 40 तक का जो ग्राफ बनाएंगे, वाओ, 20 से 40 तक का जो आप ग्राफ बनाएंगे वो बनेगा 0.6 का, ठीक है। और 0.6 आपका ये है 0.6, ठीक है। ये 0.6 की लाइन आपकी थी, क्योंकि ये 1 जो बॉक्स है वो 2 कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। देखें आप, मैं आपको समझा दूँगी, देखें ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1.1। ये एक छोटा स्मॉल बॉक्स जो है वो 5 को कंसिडर करता है, 0.2 को कंसिडर करता है, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया, इसे इरेज कर देते हैं। इसकी ज़रूरत है, हाँ बिल्कुल शायद ज़रूरत है इसकी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सोल्यूशन भी मांगा हुआ है, हमें शो करना पड़ेगा कि कैसे निकाली हमने ये, हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, ओके, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु ट्रेवल्ड मोर देन 20 किलोमीटर्स टू वर्क। 20 किलोमीटर से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, या स्टूडेंट्स ही हैं ना, पीपल हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु ट्रेवल्ड मोर देन 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर से ज़्यादा जो जा रहे हैं। अच्छा, परसेंटेज होने के लिए आपके पास, परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास, ये तो मेरे पास पता है कि 20 या 20 से ज़्यादा 12 वर्कर्स हैं, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है जो भी आपके पास रिजल्ट हो डिवाइड बाय टोटल होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर अभी आपके पास टोटल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और देखें कितने मार्क्स हैं, 3 नंबर के, उन्होंने ऐसे नहीं दे दिया होगा। अब आप सबसे पहले ये बताएं कि ये कितने पीपल हैं, कितने लोग हैं। मैं इनको स्टूडेंट्स ही कह देता हूँ, ठीक है। ये कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 6 है और क्लास विड्थ 5 है, ठीक है। फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है इसकी हमारे पास 6, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 6 गिवन है, फ्रीक्वेंसी नहीं पता वही मालूम करनी। क्लास विड्थ इसकी ये अभी मैंने आपको बताई, 10 - 5 हो जाएगी क्लास विड्थ इसकी, ठीक है। तो 5 6 30, आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 30। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के फार्मूले से आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली 30, ठीक है। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से अब आप
इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की मदद से और क्लास विड्थ की मदद से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। दोबारा हम करते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। ठीक है, कितनी शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? 1.8। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि ये जो एक बॉक्स है छोटा 0.2 को शो कर रहा है। ठीक है, तो 1.8 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो गई 1.8। फ्रीक्वेंसी तो मालूम करनी है। और क्लास विड्थ कितनी है? 20 में से 10 माइनस किया तो 10 आ जाएगा क्लास विड्थ। ठीक है, क्लास विड्थ रेंजेस को बोलते हैं। ठीक है, लोअर से अपर माइनस होता है। अभी लोअर अपर क्या होता है ये पता हो, अगर नहीं पता तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। 1.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, ये आ गया 18। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 12 थी। इन सबको प्लस कर दें, 20 और 30 हो गया 50, 8 और 2 10, 2 3 30, 80 हो गया आपके पास। ठीक है, टोटल 80 आपके पास ओवरऑल आपका आ गया। बस यही मुझे चाहिए था। ठीक है ना, अब हम यहाँ टोटल में 80 लिख देंगे। यहाँ लिख दिया हमने 80। ओके, 0 को 0 से कैंसिल कर देते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 3 5 ज़ा 15। तो 15% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 20 किलोमीटर्स या उससे ज़्यादा ट्रैवल करके वर्क को छोड़ दें, हम स्कूल बोल देते हैं, स्कूल आ रहे हैं। ठीक है, आपकी तारीफ़ कर देते हैं। तो बस सिंपल ही, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो रोक रोक के। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अपनी नौइयत का एक अच्छा और मुनफरिद क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन अभी तक हम या तो फंक्शंस के अंदर देखते हैं या फिर हमने कहाँ देखा है इस तरह का क्वेश्चन। हाँ, मोस्टली मैंने फंक्शन में देखा है, लेकिन यहाँ मज़ेदार चीज़ ये है कि कह रहे हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, थैंक यू, अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि 2x² माइनस 5x प्लस ए, अगर इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसका आंसर ये आएगा 2x प्लस बी अपॉन x प्लस 4। ठीक है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। इसे थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, 2x² माइनस 5x प्लस ए। यहाँ डिनोमिनेटर में थर्ड आइडेंटिटी का फार्मूला हम लगाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी का। ठीक है, इस तरह से इज इक्वल्स टू 2x प्लस बी एंड अपॉन में x प्लस 4 है। ये x प्लस 4, ये x प्लस 4 कट सकते हैं इज इक्वल्स टू के आमने सामने, या मल्टीप्लाई के ऑपोजिट कट सकते हैं इजीली। ठीक है, अच्छा, देन 2x² माइनस 5x प्लस ए, इसके पास डिनोमिनेटर बचा था सिर्फ x माइनस 4। ठीक है, ये x माइनस 4 इस 2x प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, किसी को अगर 2/2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवानी नहीं आती तो वो इस तरह से आसानी से अपनी नहीं कर सकता, लाइक x और माइनस 4 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा किससे? ये मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस बी से, 2x प्लस बी से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो अब आपने शायद बचपन में इस चीज़ को सीखा हो कि पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x², x बी से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा x बी या बी एक्स। अब 4 की बारी, जब 4 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों नंबर से तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8x। अब 4b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4b। ठीक है, अब इन्हें उतार लीजिए इजीली, ये 2x² प्लस xb माइनस 8x माइनस 4b। ठीक है, इसमें गलती की गुंजाइश कम से कम होती है, इसे मत छेड़ें अभी। 2x² माइनस 5x प्लस ए। अच्छा जनाब, अभी हमारे पास कुछ इक्वेशन सेम होती नज़र आ नहीं रही। अच्छा, एक काम करते हैं, 2x² प्लस यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो b माइनस 8 बचेगा इज इक्वल्स टू x माइनस 4b। ठीक है, और यहाँ इस इक्वेशन को दोबारा लिखें, 2x² माइनस 5x प्लस ए। अब मुझे आपको एक चीज़ समझानी है यहाँ पर वो ये है कि 2x² इस 2x² के इक्वल है। ठीक है, माइनस 5x इस प्लस बी प्लस 8 माइनस एक्स के इक्वल है, क्योंकि x का कोफिशिएंट x से इक्वल, x² का कोफिशिएंट x² के इक्वल और कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, सही, ये सारे नंबर आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, चूँकि मुझे
सिर्फ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले हम इन दोनों को कंसिडर करते हैं, ठीक है। -5, अब x नहीं लिखा जाएगा, दोनों तरफ से x के कोफिशिएंट ले रहे हैं, ठीक है। b -8, ये -8 वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। +8 -5 = 3। तो b का आंसर हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं। अब हम इन दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। a माइनस भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। माइनस का साइन लिखना मत भूलिएगा। -4 b की जगह 3, माइनस प्लस माइनस 4 3 12। तो a का आंसर -12 आपके पास आ गया। ये दोनों a और b के आंसर आपके पास आ गए। और इसके साथ ही हमारा पूरा ईयर ख़त्म हो जाता है। बस दैट्स इट, ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।